हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल ऑफ गुड्स के शुरुआत की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इस एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है। इसको हम टाइटल भी कह सकते हैं। तो किसी भी गुड्स में प्रॉपर्टी जो है वो कब सेलर से बायर को पास होगी या जो ओनरशिप है वो कब ट्रांसफर होगा, ये सारी चीजें एक्ट में सेक्शन 18 से लेकर 20 तक डिस्कस की गई हैं। अब रिस्क, ऑब्वियसली हमें पता है कि जिसका ओनरशिप होगा रिस्क उसका ही होगा। तो रिस्क हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ओनरशिप किस तरह से पास ऑन होता है उसको डिस्कस करते हैं। अब गुड्स की डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई, उससे तो हमें पता है कि कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर प्रॉपर्टी जिसका है, मतलब प्रॉपर्टी जिसको भी ट्रांसफर हो चुका है, अगर प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है और सेलर के पास है, तो उस प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान होता है तो उसे सेलर बेयर करेगा। और अगर प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुका है बायर को और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, तो वो कौन बेयर करेगा? वो बायर बेयर करेगा, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी की भी वजह से किसी तरह का नुकसान होता है गुड्स को, तो ऑब्वियसली उसका जो ओनर होगा वो सू करेगा। तो ओनर कैसे डिसाइड होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से या ओनरशिप से ही डिसाइड होगा। इंसॉल्वेंसी के भी केस में रिस्क किसका होगा वो भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जब जो गुड्स है वो स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स है, तब जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से पास ऑन होगी। अब यहाँ पर जितने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, तभी आप इस क्लैरिटी के साथ एग्जाम दे सकते हो कि इस पॉइंट तक प्रॉपर्टी पास ऑन हुआ है और इस पॉइंट तक प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले किस बात को ध्यान में रखना है कि हम स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जहां पर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, स्पेसिफिक गुड्स के सेल का, ठीक है, और जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है वो बायर को कब पास ऑन हो जाएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी टाइम पर, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए, और तब उस केस में क्या होगा? प्रॉपर्टी कब पास ऑन हो जाएगा बायर को? जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है उसी टाइम पर। सेकेंड है जो कि सेक्शन 21 है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है स्पेसिफिक गुड्स का, लेकिन गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। तो उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी है वो तब तक पास ऑन नहीं होता है बायर को जब तक उसे डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लाया जाए, ठीक है। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, तब तक वो पास नहीं होगा जब तक सेलर प्रॉपर्टी को डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लाता, ठीक है। गुड्स को अगर पैकेजिंग की जरूरत है तो वो जब पैकेजिंग हो जाएगा और फाइनली वो बायर को डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसे डिलीवरेबल स्टेट कहेंगे। और जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाता तब तक जो प्रॉपर्टी है गुड्स में वो पास ऑन नहीं होगा बायर। नेक्स्ट है जहां पर सेल है स्पेसिफिक गुड्स का इन अ डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीवरेबल स्टेट है पहले से, लेकिन क्या है? बट सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू समथिंग विथ रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the price, the property to the goods for the purpose of ascertaining the price does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice of it. अब यहाँ पर आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? लेट्स से चावल खरीदने, राइस खरीदने गए हो मार्केट में। अब वो तो डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है। उसके पास जो गनी बैग में सैक में राइस रखा हुआ है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, वो उठाएगा और आपको डिलीवर कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको जो पूरा का पूरा बोरा है वो नहीं चाहिए, आपको 10 केजीज राइस चाहिए। तो आप क्या करोगे? फिर वो वे करेगा, मेजर करेगा या कुछ और करना है, तब जाकर गुड्स बायर को दिया जा सकता है। तो जब तक वो सारे काम ना किए जाए, जब तक गुड्स जो है वो बायर को ना दिया जा सके, तब तक बायर को प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगा, ठीक है। डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन अभी उसको वे करना, मेजर करना, ये सारी चीजें बाकी हैं। तो जब तक वो सारी चीजें नहीं हो जाती तब तक जो गुड्स है वो बायर को पास ऑन नहीं किया जा सकता, प्रॉपर्टी इन द गुड्स बायर को पास ऑन नहीं किया जा सकता। फोर्थ है अगर गुड्स जो है वो बायर को डिलीवर कर दिए गए हैं लेकिन ऑन अप्रूवल ऑन सेल ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, ठीक है। मतलब कुछ आपको 4-5 पीसेस दे दिए गए एक सामान के और कहा गया कि आपको अगर पसंद आएगा तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो उसमें प्रॉपर्टी तब पास ऑन होगा बायर को
जब बायर ये सिग्निफाई करता है सेलर को कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे ये पसंद आया है, मैं इसे रख रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं भी बताता है बायर सेलर को कि मैं सामान को रख रहा हूँ, बट फिर भी उसे वापस करने नहीं जाता, सामान को वापस नहीं करता है सेलर को किसी भी तरह से, तो ये माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। तो 4 कंडीशन है यहाँ पर। पहला है कि स्पेसिफिक गुड्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। पहला है डिलीवरेबल स्टेट में है तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही प्रॉपर्टी पास ऑन हो जाएगा। दूसरा है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो जब डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा तब जाकर प्रॉपर्टी पास ऑन होगा बायर को। तीसरा है डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन अब उसे वे करना, मेजर करना, उस पर कुछ टेस्ट करना, ये सब बाकी है, तो जब तक वो सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती तब तक जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास ऑन नहीं होगी। और फोर्थ है अप्रूवल या सेल ऑफ रिटर्न पर है, जहां पर आपको याद रखना है कि आप शॉप से अगर 4 पीसेस ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स लेकर आते हो या शर्ट लेकर आते हो और वो कहता है कि ठीक है जो आपको पसंद आएगा आप रख लेना, बाकी आप मुझे वापस कर देना, तो वैसे सिचुएशन में आप जितने पीसेस रखते हो उतने पीसेस का एक्सेप्टेंस माना जाएगा, उतने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो पास ऑन हो जाएगी। और अगर आप चारों के चारों पीसेस नहीं रिटर्न करते हो, सेलर को कुछ नहीं बताते हो, तो सेलर ये मानेगा कि आपने चारों पीसेस एक्सेप्ट कर लिए और कॉन्ट्रैक्ट सेल जो है वो चारों पीसेस के लिए बना। अभी तक हमने एसेटेन गुड्स के बारे में डिस्कस किया, स्पेसिफिक गुड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं अनएसेटेन गुड्स में, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है वो अनएसेटेन्ड है या फ्यूचर गुड्स है, तो फर्स्ट कंडीशन में वो तब तक पास ऑन नहीं होगा जब तक गुड्स को एसेटेन कर नहीं लिया जाता, ठीक है। जब सेलर जो है वो गुड्स को एसेटेन कर लेगा तभी जाकर प्रॉपर्टी जो है वो पास ऑन होगा बायर को। सेकेंड है प्रॉपर्टी इन अनएसेटेन्ड या फ्यूचर गुड्स जिसको डिस्क्रिप्शन से बेचा जा रहा है, ठीक है, तो वो बायर को प्रॉपर्टी तब पास ऑन होगा जब गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और वो डिलीवरेबल स्टेट में, ओके। थर्ड है अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स का सेट है, जैसे कि 50 क्विंटल्स ऑफ राइस आउट ऑफ heap in B's go down, the property will pass on the appropriation of the specified quantity by one party with the assent of the other। तो जब एक पार्टी को 50 क्विंटल्स या तो अलग करके रख दिया जाए या किसी सैक में, बोरे में पैक कर दिया जाए, किसी भी तरह से दोनों पार्टी के कंसेंट से वो 50 केजीज को जब अलग कर दिया जाएगा या 50 क्विंटल्स को अलग कर दिया जाएगा, तो वहां पर जो गुड्स में प्रॉपर्टी है वो बायर को पास ऑन हो जाएगा। Delivery by the seller of the goods to a carrier or other buyer is sufficient to pass the property in the goods। और जब डिलीवरी करवाना हो तब भी सेलर अगर गुड्स को डिलीवरी बॉय को या ट्रक वाले को या किसी और कैरियर को दे देता हो सामान, तब भी माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो बायर को पास ऑन हो गया। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रॉपर्टी या ओनरशिप किस तरह से बायर को पास ऑन। स्पेसिफिक गुड्स या सर्टेन गुड्स है तो वहां पर जो रूल्स है वो अलग है, और जब अनएसर्टेन गुड्स है तो वहां पर रूल्स अलग है। अब हमें ये भी पता है कि पासिंग ऑफ रिस्क का मतलब है ओनरशिप जिसका होगा रिस्क उसका ही होगा, ये जनरल रूल है। तो यहाँ पर पासिंग ऑफ रिस्क के बारे में एक और जनरल रूल है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं अग्री किया गया हो, कुछ और नहीं लिखा गया हो, तब तक जो गुड्स है वो सेलर के रिस्क पे होता है, ठीक है, अनटिल अनलेस जो प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर हो चुका। और जब प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाएगा तो रिस्क जो है वो बायर का हो जाता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि सामान की डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है या सामान अभी तक इन ट्रांजिट है। इस रूल को कहते हैं रेस्पेरे डेमिनो, मतलब द लॉस फॉल्स ऑन द ओनर। अब ये जनरल कॉमन सेंस भी है कि लॉस भाई किसका होगा, जिसका सामान है उसका ही तो लॉस होगा, जिसका सामान नहीं है उसका लॉस तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये लीगल मैक्सिम है रेस्पेरे डेमिनो, लॉस का सारा रिस्क किसके ऊपर जाता है, जो उसका ओनर होगा उसके ऊपर। तो लॉस का रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए क्या जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी किस कंडीशन में किस स्टेज पे पास ऑन होता है सेलर टू बायर। अब इसमें एक और चीज है कि जो दोनों पार्टीज हैं सेलर और बायर, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी कर सकते हैं कि किस टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो पास ऑन होगा फ्रॉम सेलर टू बायर और रिस्क किस टाइम पर किससे ट्रांसफर होगा। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हो कि द सेलर में अग्री टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स इवन ऑफ द ओनरशिप इज पास टू द बायर और वाइस वर्सा। अब सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है गुड्स की इवन जब बायर को उसका ओनरशिप या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका हो।
जैसे जनरली आपने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम तक जो सेलर्स हैं वो ये कहते हैं कि मैं आपके घर तक सेफली डिलीवर करवा दूँ। डिलीवरी के टाइम तक वो गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जबकि जैसे ही डिलीवर करने के लिए सेलर ने गुड्स दे दिया हो, वैसे ही जो प्रॉपर्टी है वो पास ऑन हो जाता है बायर को। तो रिस्क होना चाहिए था बायर का, बट फिर भी सेलर जो है वो जिम्मेदारी लेता है कि वो सेफली घर तक आपके सामान को डिलीवर करे। तो ये सिचुएशन है जहां पर अदरवाइज भी अग्री किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिस्क कहाँ तक कौन बेयर करेगा। तो जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? जो ओनर होगा लॉस उसका होगा। अब इसके 3 एक्सेप्शन है। पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो तो वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कब पास ऑन होगा और रिस्क किसका कब आएगा। दूसरा रूल है कि जो गुड्स का डिलीवरी है वो अगर डिले हो जाता है या तो बायर के फॉल्ट से या सेलर्स के फॉल्ट से, तो जिस पार्टी के भी फॉल्ट से वो डिले होता है और रिस्क उस पार्टी का हो जाता है, अगर डिलीवरी में डिले हुआ है किसी पार्टी, दोनों में से किसी पार्टी के फॉल्ट की वजह से। और थर्ड है ट्रेड कस्टम्स। अब कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में कोई कस्टम बन गया है कि प्रॉपर्टी तभी इस सिचुएशन में ही पास ऑन होता है बायर को, या इस सिचुएशन तक रिस्क जो है वो सेलर ही लेता है, तो उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, बट आपको जनरल रूल ये याद रखना है कि जो ओनर है लॉस उसका ही होगा किसी भी कंडीशन में। तो रिस्क किसका होगा? जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसका ओनरशिप है। ये 3 इसके एक्सेप्शन है। अब किसी को टाइटल पास ऑन करने का ये जनरल रूल है कि जिसके पास टाइटल है या जिसके पास ओनरशिप है वही तो टाइटल पास ऑन करे। ठीक है, जो खुद ही ओनर नहीं है वो दूसरों को ओनरशिप कैसे दे सकता है? तो टाइटल का मतलब ओनरशिप होता है। तो जनरल रूल ये है कि जो ओनर ऑफ द गुड्स है वही गुड्स को बेच सकता है, और टाइटल कौन पास कर सकता है? जो ओनर ऑफ द गुड्स। तो मतलब कि सेलर अपने गुड्स को ही बेच सकता है, तो सेलर ही वैलिड टाइटल पास ऑन कर सकता है बायर को। अब इस रूल को एक लीगल मैक्सिम से डिनोट किया जाता है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब है नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। जिसके पास जितना टाइटल रहेगा, जितना ओनरशिप रहेगा, उतना ही तो वो दूसरे पर्सन को पास ऑन कर सकता है। तो अब ये जनरल रूल है। अब इसके आगे जो भी डिस्कशन है सेक्शन 27 से 30 तक, उसको देखते हैं। अब जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। बायर जो है उसको गुड टाइटल तभी मिलेगा जब वो मर्केंटाइल एजेंट से खरीद रहा हो। मर्केंटाइल एजेंट कौन है? बिजनेस पर्पज के लिए जो आप एजेंट को या किसी आदमी को अपॉइंट करते हो और उसको अथॉरिटी देते हो कि मेरे बिहाफ में तुम सामान को बेचो। तो वो मर्केंटाइल एजेंट भी, क्योंकि उसके पास अपना वैलिड टाइटल नहीं है, फिर भी वो, क्योंकि ओनर ने उसे अथॉरिटी दिया है, तो वो बायर को वैलिड टाइटल पास ऑन कर सकता है। दूसरा है सेल बाय अ को ओनर। अब किसी गुड्स का एक से ज्यादा ओनर है, तो अगर एक ओनर सामान को बेच देता है, बाकी सारे ओनर्स को नहीं पता है, और जो बायर है वो गुड फेथ में, उसे भी नहीं पता है कि इस गुड्स के बहुत सारे ओनर्स हैं, उसे लगता है यही एक पर्सन ओनर होगा और वो सामान को खरीद लेता है, तो वैसे सिचुएशन में बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा। उसके बाद सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोअर्जन, थ्रेट, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इस तरह की चीजें। तो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेलर है उसने कोई सामान पाया था और अब वो उस सामान को बायर को बेच रहा है, तो अगर बायर को पता नहीं था कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था सेलर का जिससे सेलर सामान लेकर आया था, और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी उस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट रेसिड नहीं किया है, तो बायर को गुड फेथ में, अगर उसे कुछ भी पता नहीं है इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो और वो सामान को खरीद ले रहा है सेलर से, तो उसे वैलिड टाइटल मिल जाएगा। यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब सेल हो रहा है उस टाइम तक रेसिड नहीं होना चाहिए, मतलब कैंसिल नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि जो बायर है उसे इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि वो सिंपली सेलर का अपना सामान है और सेलर का अपने सामान को बेच रहा है और सेलर से वो खरीद रहा है। तो इन सारे सिचुएशन में आप देख रहे हो कि बायर का गुड फेथ होना जरूरी है, तभी उसे वैलिड टाइटल ऑन द गुड्स मिलेगा। फोर्थ है सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। अब सेलर जो है उसने गुड्स को तो बेच दिया, ठीक है, लेकिन गुड्स का जो पोजेशन है वो उसके पास ही है, सेलर के पास ही है अभी तक, और फिर वो किसी और पर्सन को बेच देता है। सेलर बदमाशी करता है और किसी और पर्सन को बेच देता है। एक बार वो बेच चुका है लेकिन अभी तक सामान जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है, सेलर के ही पास है,
और फिर सेलर क्या करता है, किसी और पर्सन को भी उसी सामान को किसी और पर्सन को भी बेच देता है। तो जो ये नया बायर है या जो सेकंड बायर जिसे हम कह सकते हैं, उसे अगर प्रीवियस सेल के बारे में नहीं पता है, पहले जो सेल हुआ था उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, तो उसे वैलिड टाइटल मिलेगा। अब एक पर्सन किसी और से गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, और गुड्स उसके पोजेशन में आ गया और उसके बाद वो किसी को फिर से बेच रहा, और ये खरीदने वाले को प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, तो वहां पर जो बायर है उसे गुड टाइटल मिलेगा। ये एक जनरल सिचुएशन जो अभी तक हमने बाकी चारों सिचुएशंस में देखा, कि बायर को अगर सेलर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में सामान को लेकर आया जो मुझे बेच रहा है, तो सेलर जो बायर है उसे गुड टाइटल मिलता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन है स्टॉपल का। स्टॉपल का मतलब कि बायर के सामने सेलर के सामने सामान बेचा जा रहा है और सेलर जो है वो ये नहीं कहता कि नहीं ये मेरा सामान है, तुम कैसे बेच सकते, ठीक है। जैसे लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन जहां पर एक घोड़ा को बेचने की बात है। अब ए जो है वो कहता है सी को कि ये घोड़ा मेरा है, तुम इसे इतने रुपए में खरीदोगे। सी बोलता है कि हाँ मैं खरीदूंगा। अब बी वहीं पर खड़ा है, बी के सामने ही ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और बी वहीं पर खड़ा है और बी जो है वो एक्चुअल ओनर है घोड़े का, बट वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बनने के टाइम पर एक बार भी नहीं बोलता है कि ये कौन जो घोड़ा है वो मेरा है और ए के पास अथॉरिटी नहीं है इस घोड़े को बेचने के लिए। तो बाद में जाकर जब ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तब सिर्फ सी को परेशान करने के लिए बी जो है वो ये नहीं कह सकता कि जो घोड़ा था वो मेरा है और तुम्हें कोई वैलिड टाइटल नहीं मिला है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर बी चुप था तो वो बाद में भी कुछ नहीं कह सकता, ये उसके ऊपर स्टॉपल है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर बी ने कुछ भी नहीं कहा घोड़े के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब घोड़ा का प्रॉपर्टी पास ऑन हो जाएगा सी को, बायर को, तब बी कुछ भी नहीं कह सकता, कोर्ट उसे स्टॉप करेगा अपने घोड़े के ऊपर क्लेम करने से। नेक्स्ट है सेल बाय एन अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर वाले वीडियो में आप देखोगे कि अनपेड सेलर के पास राइट ऑफ लियन होता है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है। तो राइट ऑफ लियन अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब वो सामान दे नहीं रहा है बायर को जब तक बायर पैसे नहीं पे करता, या ट्रांजिट में सामान था, डिलीवरी के लिए निकल चुका था और फिर उसे वापस बुला ले रहा है सेलर सामान को क्योंकि बायर पैसा पे नहीं कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में जो सेलर है उसके पास अगर गुड्स है तो उसको वो फिर से सेल कर सकता है और जो ये नया बायर होगा उसके पास वैलिड टाइटल होगा गुड्स के ऊपर। जो पुराना बायर था वो आकर उसके पोजेशन में, गुड्स के पोजेशन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेल बाय पर्सन अंडर अदर लॉज। अब कोई पॉनी है या कोई ऑफिशियल असाइनी है, लिक्विडेटर है, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट है जो किसी कोर्ट ऑर्डर के अंडर कुछ काम कर रहे हैं या किसी एक्ट के अंदर कोई काम कर रहे हैं सेल का, और उस से जिस पर्सन को टाइटल मिल रहा है उनको वैलिड टाइटल मिलेगा, उनको पुराने डिस्प्यूट से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो ये जो ऑफिशियल असाइनीज है इनके ऊपर तो गुड्स का कोई भी ओनरशिप नहीं है, वो दूसरे के गुड्स के को देख रेख करने के लिए या उसके ऊपर समझौता करने के लिए आते हैं, तो दूसरे के गुड्स को भी वो किसी और को वैलिड टाइटल के साथ पास ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शंस है इस जनरल रूल के कि जिस पर्सन का ओनरशिप है वही टाइटल पास ऑन कर सकता है। ये जो हमने सिचुएशंस अभी तक देखा है इन दोनों स्लाइड्स में, इनमें क्या हो रहा है, गुड्स का ओनरशिप जिसके पास नहीं था वो भी एक वैलिड टाइटल पास ऑन कर रहा है बायर को। तो ये सारे सिचुएशंस, ये सारे एक्सेप्शंस आपको याद रखने चाहिए। आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ टाइटल के एक्सेप्शंस अच्छे से समझ आए होंगे। इनको आप प्लीज याद रखिए अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला वीडियो अभी हम आगे के भी पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, कमेंट करके अपने व्यूज हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।